Hey guys, and welcome back to my channel Passion at Tube Academy. So guys, today we are gonna start the most important chapter of class 11, that is cell, the unit of life. First of all, without wasting any time, first of all I would like to tell you that you can see that I have wrote some important points here. So if you want, you can also note in your textbook. And the second one is that I have highlighted some of the lines with different colors. The pink and yellow are for the important points, and red or green with scientist names. As you know, scientist name from the bio book are also very important, and they are asked several times in boards and NEET exam. So let's start. First of all, let me tell you that I'm Sania Tahir, and I am a current student of PW Vidyapeeth, and I'm a NEET aspirant. So let's start. When you look around, you see both living and non living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, and what is it that inanimate thing doesn't have which a living thing has? मतलब बेसिकली इसमें यही बोला है कि आपने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लाइक क्या डिफरेंस देखा है. फिर इसने बोला है कि ये, और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्टली जो लाइन है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, और उसके अंदर 4 ऑप्शंस थे. दिस इज़ अ PYQ, और ये है प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे देते कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे लाइक हम किस पे टिक करें. सो NCERT का लाइन बाय लाइन तभी बोलते दैट NCERT इज़ लाइक अ गॉड फॉर एग्जाम, basically NEET exam, not for JEE. So we are gonna highlight this, that the presence of basic that a living thing has. Sorry. Okay, living organism. All organisms are composed. All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell, and are called unicellular organisms, while other like us composed of many cells and are called multicellular organism. बेसिकली बोल रहे कि जिसके अंदर सिंगल होता है वो यूनिसेल्यूलर, और जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं लाइक मोर देन वन, सो उसको बोलते हैं मल्टीसेल्यूलर. देयर इज़ नथिंग लाइक बाईसेल्यूलर, नो. अगर सिंगल है तो यूनी, और अगर मोर देन वन है तो दैट इज़ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज़ अ सेल? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड इट, एज यू कैन सी. लाइक unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. ये बेसिकली ये भी पूछा जा चुका है लाइक ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे आता है लाइक कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई 2 फीचर्स बताइए जो कि होते हैं, या फिर हाँ ऐसे. तो ये है, मतलब उसके अंदर ऑप्शन दे देते, बहुत कंफ्यूजन करने के लिए काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं. तो फर्स्ट तो ये है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा है परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को किसी की दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारे काम अपने खुद ही कर लेता है. खाना भी खुद ही बना लेता है, लाइक अगर वो ग्रीन प्लांट है लाइक फोटोसिंथेसिस वगैरह जो उसमें होता है. और परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने सारे काम खुद ही कर लेता है. दूसरा, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डजंट इंश्योर लिविंग इंडिपेंडेंट लिविंग. बोर्ड हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बोर्ड है, अगर किसी भी सेल के अंदर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, यानी वो या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है या फिर वो अपने असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, वो लाइक डजंट, तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है. मतलब उसको हम बोलेंगे कि वो यूनिसेल्युलर ही नहीं है अगर ये नहीं कर पा रही है. बेसिकली कोई जो सिंपल सेल होती है वो भी ये 2 काम खुद कर लेती है. सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तो देखो मैंने पिंक से, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. सबसे ज़्यादा छोटी और सबसे ज़्यादा लाइक काम की, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल होती है. एंटन वन लिवनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंटन वन लिवनहोक, सबसे पहले किसने किया था लिविंग सेल को? एंटन वन लिवनहोक ने. और उसके बाद न्यूक्लियस को किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. इसमें यही बोला है लाइक कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो सेल की सब कुछ पता चल गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप बेसिकली जो छोटी चीज़ें हैं उनका हमें जूम करके दिखाता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स जूम करके दिखाता है, तो हमें पता चल गया. सेल थ्योरी 1838 में स्क्लाइडन और स्क्वान, अगर हम इनका शुरुआत का नाम ना भी याद रखें, मेल्थियास अगर ना भी याद रखें तो बेसिकली चल जाएगा. एक तो याद रखना है 1838, और एक याद रखना है स्क्लाइडन. ओके, और ये भी याद रखना है कि स्क्लाइडन क्या थे, क्योंकि सेम टू सेम एक और साइंटिस्ट का नाम है जो कि सिमिलर टाइप है. तो ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे.
ये क्या थे, ये बॉटनिस्ट थे। स्क्लाइडन वॉज अ बॉटनिस्ट। उन्होंने किस पे स्टडी किया, सिर्फ प्लांट्स पे। हमें ये सब कुछ ध्यान रखना है, जिस चीज़ों पे मैं जोर दे रही हूँ समझो वो इंपॉर्टेंट है। लाइक स्क्लाइडन ने किस पे किया, प्लांट्स पे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स है वो अलग अलग टाइप की सेल से बने हुए हैं, और जो सेल्स है वो क्या बनाती है, ऑब्वियसली टिश्यू बनाती है। और इसी टाइम पे जैसे मैंने बोला था कि सेम सेम आने वाला है, तो देखिए, तो इसी टाइम पे एक थियोडोर स्क्वान नाम के एक इंसान थे, साइंटिस्ट थे, मतलब एक थियोडोर स्क्वान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में, स्क्लाइडर ने 1838 में और थियोडोर स्क्वान ने 1839 में ही, मतलब उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर दोनों किया था, बट उनका मेजर क्या था, प्लांट्स के ऊपर। तो देखिए, स्क्लाइडन और स्क्वान। अब पहले स्क्लाइडन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और स्क्वान क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। जर्मन वगैरह कुछ याद नहीं रखना, बट ये याद रखना है कि ये वो बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया, और इन्होंने किसके ऊपर किया, इन्होंने दोनों के ऊपर किया, बट मेजरली इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या पाया कि जो मतलब सेल्स है उनके ऊपर एक पतली सी आउटर लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन सबके ऊपर थी, लाइक एनिमल सेल्स को देखा उन्होंने, उसके ऊपर भी थी पतली सी मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज एंड द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। तो देखो, उन्होंने दोनों को स्टडी किया, बट मेजरली एनिमल्स के ऊपर था। जब एनिमल्स पे किया तो उन्होंने पाया कि उनके ऊपर एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है, विच इज़ कॉल्ड, आज हम उस लोग उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उन्होंने प्लांट्स के ऊपर किया तो उन्होंने देखा कि एनिमल सेल के ऊपर तो नहीं है, बट ये प्लांट सेल के ऊपर है, तो उन्होंने बोल दिया दैट दिस इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। सिर्फ प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल सिर्फ प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। और इसी के बेसिस पे स्क्वान ने एक हाइपोथेसिस बनाई that the bodies of animal and plant are composed of the cells and its products basically, या फिर products of cells। तो स्क्वान ने बोला कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती है, ये सेल्स और उसके प्रोडक्ट से मिलके बनती है। लेकिन एग्जाम में मतलब ऐसे बोलते हैं कि स्क्वान और स्क्लाइडन दोनों ने ये थ्योरी दी थी, इसको सेल थ्योरी बोलते हैं। ये रही, स्क्लाइडन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, और ये जो थ्योरी है, लेकिन ये चीज़ तो नहीं बता रही कि न्यू सेल्स कैसे बनती थी। तो फिर एक बंदे आए और आगे, उनका नाम था रुडोल्फ विल्चॉ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1855। उन्होंने पहली बार बताया कि सेल की मतलब कैसे एग्जिस्ट करती है, नई सेल कैसे बनती है। तो इन्होंने बताया कि जो पुरानी सेल है वो नई सेल से, जो नई सेल है वो पुरानी सेल से बनती है। इन्होंने इस सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला बोला। बेसिकली सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये था इसका मतलब। तो उन्होंने जो सेल थ्योरी है स्क्लाइडन और स्क्वान के, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और एक सेल थ्योरी को के अंदर दो स्टेटमेंट ऐड कर दिए। पहला तो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट प्रोडक्ट, और दूसरा है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो गाइज, आज में वीडियो के लिए इतना ही, और बेसिकली हमें साइंटिस्ट के नेम और उनके ईयर याद रखने, और ये सेल थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको साइड वाला लिखना है या फिर पॉइंट्स हाईलाइट करने जैसे कि मैंने किए हुए, सो यू कैन डू इट। एंड गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय।